नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या शरद पवार के परिवार में बदले की राजनीति चल रही है? क्या बारामती सीट पवार परिवार का नया कुरुक्षेत्र साबित होने जा रहा है? जिस एक शख्स की राजनीतिक शख्सियत के इर्द गिर्द पिछले 5 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है, उसका परिवार ही आज राजनीतिक बदले की भावना के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ उनके भतीजे अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुप्रिया पवार को मैदान में उतार दिया था। अब अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार ने विधानसभा चुनाव के लिए उसी बारामती सीट पर अजीत के सगे भतीजे युगेंद्र पवार को लड़ा दिया है। बारामती से पर्चा भरने के बाद अजीत पवार ने शरद पवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा उससे लगता है कि परिवार की राजनीति अब कटुता के उस मोड़ पर खड़ी है जहां शायद यू टर्न नहीं दिखता। हालांकि राजनीति में कब क्या हो और कैसे दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त में बदल जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। फिर भी शरद पवार की राजनीति घर में ही आकर फेल हो जाती है। शरद पवार की पहचान महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े खिलाड़ी राजनेता की है। उनके संबंध हर दल से हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी व्यक्ति या दल की राजनीति को दलदल में फंसा सकते हैं। उनकी राजनीति का एक मजबूत आधार उनका परिवार भी था। परिवार में उनकी बेटी थी जो बीते 18 साल से सांसद हैं, तो भतीजे अजीत पवार हैं जिन्हें एक वक्त शरद पवार की राजनीति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन पिछले साल अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी और ज्यादातर विधायकों को लेकर यह दावा किया कि असली एनसीपी उनकी ही है। चुनाव आयोग ने इसे मान भी लिया था, लेकिन मसला तकनीकी जीत हार का नहीं है। मामला तब उलझ गया था जब लोकसभा चुनाव के दौरान बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लड़ा दिया था। तब बारामती देश की सबसे हॉट सीट में गिनी जाने लगी। सबकी नजरें उसके नतीजे पर टिकी थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शरद पवार तो बीते 3 दशक से बारामती में इन्वॉल्व ही नहीं थे, सब कुछ अजीत पवार ही करते थे। ये भी कहा जाता था कि पहले शरद पवार और फिर सुप्रिया सुले भी इसलिए चुनाव जीत जाते थे क्योंकि वहां ग्राउंड पर सब कुछ अजीत पवार ही कर देते थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बारामती को शरद पवार के नाम से ही जोड़कर देखा जाता था, जहां से 1991 में वो पहली बार सांसद बने थे और केंद्र में आकर सीधे रक्षा मंत्री बने थे। ऐसा भारत में 2 नेताओं के साथ हुआ कि वो राज्य की राजनीति में पूरी तरह से मजे हुए थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव पहली बार जीते और केंद्र में आकर सीधे रक्षा मंत्री बन गए। 1991 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के साथ हुआ। 1996 में यही बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ हुई, जो पहली बार सांसद बने और देवेगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री बने। दोनों ही नेताओं को राजनीति का शातिर खिलाड़ी माना जाता रहा और दोनों ही वंशवाद की राजनीति के संरक्षकों में गिने गए। लेकिन वंशवाद की सीमा किस तरह घर में ही महाभारत के रूप में दिख सकती है, इसे आप शरद पवार के परिवार में ही राजनीतिक बंटवारे से समझ सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में हर अनुमान और अंदेशे को धता बताकर शरद पवार ने यह साबित कर दिया कि बारामती में काम करने का दम चाहे जितना अजीत पवार भरे, लेकिन नाम का सिक्का तो शरद पवार का ही चलता है। तभी तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को 1,60,000 वोटों से हरा दिया। वो लोकसभा का चुनाव था। अब विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, तो एक बार फिर से बारामती सबसे हॉट सीटों में बनी हुई है। वजह फिर वही है कि अब की बार भी अजीत पवार ही बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से 1993 से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। पिछले 31 सालों में वो कभी भी वहां से नहीं हारे। लेकिन अब की बार उनके सामने शरद पवार ने अजीत पवार के सगे भतीजे युगेंद्र पवार को उतार दिया है। अजीत पवार को लगता है कि ये बहुत नागवार गुजरा। तभी बारामती से पर्चा भरने के बाद अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ने परिवार में फूट डाली है। गोविंद राव और शारदा बाई के 11 संतानों में तीसरे नंबर के संतान अनंत राव और 8वें नंबर के संतान शरद पवार हैं। अनंत पवार के 3 बेटे हैं, श्रीनिवास पवार,
अजीत पवार और विजय पाटिल। उनमें से ही श्रीनिवास पवार के बेटे हैं युगेंद्र पवार, जिन्हें शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ उतारा है। इससे अजीत पवार काफी मर्माहत दिखते हैं। बारामती में पर्चा भरने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि अब बताइए गलती किसकी हुई? मुझे पहले पर्चा भरना था। मेरी माँ ने कहा था कि दादा के खिलाफ फॉर्म मत भरना। जो कुछ हो रहा है वो उचित नहीं है। परिवार के बुजुर्गों को इस बारे में सलाह देनी चाहिए थी। यहाँ परिवार के बुजुर्गों का जिक्र करके अजीत पवार ने शरद पवार की तरफ इशारा किया। फिर आगे उन्होंने युगेंद्र और अपने सगे परिवार की भी बात की और कहा, उनसे फॉर्म भरने के लिए किसने कहा? साहब यानी शरद पवार ने। क्या इसका मतलब ये है कि शरद पवार ने तात्या साहब के परिवार में फूट डाल दी है? यहाँ तात्या साहब से मतलब अजीत पवार के पिता अनंतराव पवार से है। अजीत पवार के दिल पर धक्का लगा है कि शरद पवार ने उनके सगे भतीजे को उनके खिलाफ लड़ा दिया। अपना दर्द बयां करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने में पीढ़ियां लग जाती हैं, लेकिन उन्हें टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। आप कह सकते हैं कि अजीत पवार का ये मंगल उपदेश तब कहां था जब लोकसभा चुनाव में अपने राजनीतिक गुरु और सगे चाचा शरद पवार की बेटी के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया था। इस पर अजीत पवार का कहना है कि उस समय मैंने गलती की थी, लेकिन अब साहिब यानी कि शरद पवार गलती कर रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के 70 दिन बाद ही एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में अजीत पवार ने अपनी भूल स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। बहन के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड का था। अब मुझे लगता है कि ये गलत फैसला था। वहीं शरद पवार को लेकर भी अजीत पवार की तल्खियां तब पसीजती नजर आई जब उन्होंने ये कहा कि शरद पवार सीनियर लीडर हैं और हमारे परिवार के मुखिया हैं। मैं उनकी किसी भी आलोचना का जवाब नहीं दूंगा। महायुति के सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि वो चाचा शरद पवार पर क्या बोल रहे हैं। अजीत पवार ने अपने दिल के भाव तब व्यक्त किए थे जब उसके हफ्ते भर के भीतर ही रक्षा बंधन आने वाला था। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि अगर हम एक जगह पर रहे तो बहनों से मिलने जरूर जाऊंगा। लेकिन उनके बयान पर तब सुप्रिया सुले ने जिस अनमने ढंग से कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा। सुप्रिया सुले से याद आया कि क्या कहीं बारामती में अजीत पवार के खिलाफ युगेंद्र को लड़ाने का आइडिया सुप्रिया का तो नहीं था। अब आइडिया चाहे जहां से निकला हो, लेकिन नाम तो सरदार का ही लिया जाएगा। इसलिए यही माना जा रहा है कि ये शरद पवार की चाणक्य बुद्धि का नतीजा है कि अजीत पवार को अपनी सीट पर अपने सगे भतीजे से मुकाबला करना पड़ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव को आधार बनाए तो महाराष्ट्र के दोनों प्रमुख गठबंधनों महाविकास अघाड़ी और महायुति में शामिल 6 दलों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन शरद पवार की पार्टी का था और सबसे खराब प्रदर्शन अजीत पवार की पार्टी का। शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीटें जीती थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 80% रहा, जबकि अजीत पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 सीट जीती थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 25%। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन भी खराब रहा और वो 10 सीटें ही जीत पाई। चुनाव के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में कहा गया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी के बेहद खराब प्रदर्शन की वजह अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से गठबंधन करना था। आरएसएस विचारक रतन शारदा ने अपने लेख में लिखा कि ये गलत कदम क्यों उठाया गया। इस कदम से भाजपा के वफादारों को ठेस पहुंची है, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक एनसीपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनने के लिए वर्षों के संघर्ष के बाद ये बिना किसी अंतर के एक और राजनीतिक पार्टी बन गई। अजीत पवार की पार्टी में इसकी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई और संतुलन साधने का प्रयास भी हुआ। जहां छगन भुजबल ने आक्रामकता दिखाई, वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ऑर्गेनाइजर में छपा लेख बीजेपी का व्यू पॉइंट नहीं है। उसी दरमियान बारामती से पत्नी को चुनाव लड़ाने को अपनी गलती मान लेना भी अजीत पवार की तरफ से शरद पवार की तरफ सुलह के लिए बढ़ाया गया हाथ माना गया। हालांकि बात बनी नहीं। शरद पवार के रुख से भी साफ लगा कि वो अब की बार अजीत पवार के बीजेपी संग जाने के फैसले और पार्टी को तोड़ने, पवार को दगा देने और माफ करने की मुद्रा में नहीं है।
इस विधानसभा चुनाव में वो दिख भी गया। दरअसल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ तो शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर अचानक अजीत पवार ने विधायकों की चिट्ठी राज्यपाल को दे दी और जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो साथ में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, लेकिन तब पार्टी उनके साथ गई नहीं। बाद में अपनी आत्मकथा में शरद पवार ने लिखा कि कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर अजीत पवार तब बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन एक साल पहले अजीत पवार बीजेपी के साथ चले ही गए ही नहीं बल्कि पार्टी का बड़ा धड़ा लेकर चले गए। हालांकि लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन सवाल है कि इस विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इस बार दोनों ही गठबंधन में सीटों के लिए खींचतान चलती रही। एमवीए में सबसे बड़े बार्गेनर शरद पवार साबित हुए तो महायुति में सबसे कमजोर विकेट अजीत पवार का रहा। लेकिन असल मुद्दा है कि इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी पिछले 5 साल में 2.5 साल तक विपक्ष में बैठी रही और फिर 2.5 साल के लिए सत्ता में आई भी तो एकनाथ शिंदे की सत्ता की पाल की ढोने वाले बनकर। जाहिर है अब की बार बीजेपी फिर से 2014 की तरह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान से इस बात को समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी और सहयोगियों की मदद से सरकार बनाएगी। यानी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनने की अपनी दावेदारी परोक्ष रूप से रख रहे हैं। दूसरी ओर महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तमन्ना फिर से मुख्यमंत्री बनने की होगी, ये स्वाभाविक है। और मुख्यमंत्री पद की तमन्ना तो वर्षों से अजीत पवार के मन में भी है। ये दूसरी बात है कि उनकी गोटी कभी फिट नहीं बैठी। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे पहले दिन से ये चाहते थे कि गठबंधन उन्हें नेता मानकर चुनाव लड़े, लेकिन न कांग्रेस इसके लिए तैयार हुई और न ही शरद पवार। कांग्रेस अपने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने का प्रयास कर रही है और वैसा हुआ तो वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर सकती है। दूसरी ओर शरद पवार ने सीट शेयरिंग के मामले में जिस तरह उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को झुका दिया, उससे भी लगता है कि उसके मन में कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है। क्या शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? पवार की राजनीति को जानने वाले मानते हैं कि पवार बड़े गेम चेंजर साबित होते रहे हैं। अब की बार फिर से उनके कारण महाराष्ट्र के चुनावी राजनीति अरेबियन नाइट्स की कहानियों की तरह एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हो गई है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।